मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सिल्वर वेडिंग जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 कक्षा 12वीं में संकलित है, ये श्याम मनोहर जोशी की कहानी है। इसी कहानी से कल हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए थे, बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे। आज लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। परीक्षा में दोनों ही तरह के प्रश्न आते हैं, किसी भी प्रश्न को हमें छोड़ना नहीं है, हर प्रश्न को अच्छे से हल करना है। साथ ही मेरे सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जो कल के प्रश्न हैं, यदि कोई बच्चा उनको देख नहीं पाया है, नहीं मिले हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट से भी ले सकते हैं। चलिए अब आज के शुरू करते हैं। मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपके सामने लिखूंगी, आप भी लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। पहला यानी कि प्रश्न नंबर 20 आता है। प्रश्न नंबर 19 तक हमारे हो चुके हैं। यशोधर बाबू, देखिए यशोधर बाबू कौन है? श्याम मनोहर जोशी की जो कहानी है सिल्वर वेडिंग, जो उनकी 25वीं शादी की सालगिरह पर आधारित है। यशोधर बाबू इस कहानी का नायक है, जैसा कि हमने कल बताया था। कहानी के विषय में हम कल पढ़ चुके हैं। ये कहानी क्या संदेश देती है? इस कहानी के माध्यम से श्याम मनोहर जोशी जी क्या कहना चाहते हैं कि पीढ़ीगत जो अंतराल है, पीढ़ियों का जो अंतराल है, उसका मार्मिक चित्रण किया है कि बच्चे आधुनिक प्रस्त हैं। जो यशोधर बाबू है वो अपने उसूलों, मूल्यों, सिद्धांतों से किसी भी तरह समझौता नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके बच्चे उनके सिद्धांतों पर, उनके उसूलों पर चलना नहीं चाहते। तो इसी मार्मिक द्वंद्व को इस कहानी में चित्रित किया गया है। जो यशोधर बाबू के बच्चे हैं, उनके लिए यशोधर बाबू का उसूल पसंद होना, अपने परंपरागत मूल्यों से चिपके रहना उनके लिए सिर दर्द बन जाता है, उनको परेशान करता है, उनके बच्चों को। ठीक है, ये सब बातें हम कल कर चुके हैं। तो अभी प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं, इसी को हल करते हैं। यशोधर बाबू कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? कैसी जिंदगी जीना चाहते थे, इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो मैं आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लिखूंगी, आप भी लिख लीजिए कि वो सरल व सादगी से जीना चाहते थे। कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? सरल व सादगी, सरल व सादगी भरी जिंदगी जीना चाहते थे, सरल और सादगी से जीना चाहते थे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको कम से कम शब्दों में उत्तर का देना है, प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा? सरल व सादगी भरी जिंदगी जीना चाहते थे। लिख लीजिएगा आप भी। अगला प्रश्न आता है, इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो क्या है, हमें ये बताना है। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या उद्देश्य है ये कहानी लिखने का श्याम मनोहर जोशी का, किसका चित्रण किया है? मूल संवेदना क्या है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है? पीढ़ी का अंतराल या पीढ़ीगत अंतराल भी कह सकते हो। ठीक है, पीढ़ी का अंतराल या पीढ़ीगत अंतराल, इसकी मूल संवेदना क्या है?
पीढ़ीगत अंतराल है। पीढ़ियों का जो अंतराल है, पीढ़ी यानी कि अपने पहले दादा, फिर पिता, फिर उनके बच्चे, तो ये क्या होगी, दादा की पीढ़ी होगी, फिर पिता की पीढ़ी होगी, उसके बाद बच्चों की पीढ़ी होगी। तो इनके बीच में अंतराल है, उसी का मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो हम क्या बताएंगे, पीढ़ीगत अंतराल। ठीक है, इस कहानी की मूल संवेदना है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को और उनके उत्तर को। साथ ही यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? उनकी ऑफिस की छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद वो एक जगह पर जाते थे, उस जगह का नाम है, कहाँ जाते थे वो? प्रश्न नंबर जो 22 है इसको कर रहे हैं हम हल। बिड़ला मंदिर। कहाँ जाते थे? बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे? घर से ऑफिस जाते थे, कैसे जाते थे वो? स्कूटर पे जाते थे, साइकिल पे, या कार से, या पैदल जाते थे? कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। ठीक है, क्या होगा, यशोधर बाबू घर से ऑफिस पैदल जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। यशोधर बाबू की किससे तकरार होती रहती थी? तकरार यानी कि लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी लड़ाई किससे होती रहती है यशोधर बाबू की उसके घर में? तो घर में कौन थे? पत्नी और बच्चे। तो किससे होती थी? जाहिर सी बात है, पत्नी और बच्चों से। तो क्या लिखेंगे? पत्नी और बच्चों से। पत्नी और बच्चों से यशोधर बाबू की तकरार होती रहती थी। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। यशोधर बाबू को क्या पसंद नहीं था? यशोधर बाबू को क्या पसंद नहीं था, ये बताना हमें। आप सभी को पता है क्या पसंद नहीं था उनको? पत्नी का आधुनिक बनना पसंद नहीं था। क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे? पत्नी का आधुनिक बनना पसंद नहीं था, पसंद नहीं था। ठीक है, पत्नी का आधुनिक बनना पसंद नहीं था यशोधर बाबू को। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। कौन से प्रश्न का? प्रश्न नंबर 25 का जो उत्तर क्या होगा? पत्नी का आधुनिक बनना पसंद नहीं था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 26। यशोधर बाबू की पत्नी अपनी पुरानी परंपराओं को क्या मानती थी? यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वो उनकी जो पुरानी परंपराएं थी, मान्यताएं थी, उनका क्या मानती थी? उसका क्या कहना था कि ये परंपराएं कैसी हैं, कैसी थी? उनकी जो मान्यता थी, कैसा मानती थी उनको? ढकोसला मानती थी, ढकोसला मानती थी, यानी कि सबको व्यर्थ ही मानती थी, बकवास मानती थी, जो पुरानी मान्यताओं को ढकोसला मानती थी। अगला प्रश्न क्या होगा बेटा, देखते हैं। भूषण ने यशोधर पंत को क्या उपहार दिया? भूषण कौन था? यशोधर बाबू का बड़ा बेटा था, जो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। ठीक है, कल बताया था हमने कि उनकी 4 संतान थी, 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। पहला बेटा भूषण जो विज्ञापन कंपनी में काम करता था, दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था, और जो तीसरा बेटा है स्कॉलरशिप लेके अमेरिका जा चुका था। बेटी अपने डॉक्टर की पढ़ाई की, आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। ठीक है, और घर में उनकी पत्नी थी। तो भूषण उनका बड़ा बेटा था। उन्होंने उसको एक उपहार दिया। क्या दिया था और कब दिया था? उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर दिया था। क्या दिया था? ऊनी गाउन।
क्या लिखेंगे? ऊनी ऊनी गाउन उपहार में दिया। अगला देखते हैं क्या प्रश्न है। तजिया का क्या अर्थ है? तजिया तजिया का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक। क्या होता है? व्यंग्यात्मक। फिर से लिखते हैं, व्यंग्यात्मक। ठीक है, व्यंग्यात्मक। तजिया का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक। प्रश्न नंबर 29। अगला देखते हैं, सिल्वर वेडिंग पाठ किस विधा में रचित है? कई बार ये प्रश्न का उत्तर आप सुन चुके हैं, आपको भी पता है। सिल्वर वेडिंग जो क्या है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है। कल भी हम बता चुके हैं और आज फिर से बता रहे हैं, ये क्या है? कहानी है। और किसकी कहानी है? श्याम मनोहर जोशी की। अगला प्रश्न है, बच्चों के अनुसार किस फ्लैट के लिए पैसे न भरकर यशोधर बाबू ने भूल की? एक फ्लैट उनको मिलना था लेकिन उन्होंने पैसे नहीं भरे, तो ये उनकी भूल थी। तो कौन सा फ्लैट था वो? क्या नाम था? तो क्या बताएंगे हम? प्रश्न नंबर 31 का उत्तर डी डी ए। ठीक है, DDA जो फ्लैट था उसके लिए पैसे उन्होंने नहीं भरे, ये उनकी भारी भूल थी उनके बच्चों के अनुसार। ठीक है, अगला देखते हैं, यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? यशोधर बाबू का जो परिवार था, उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थे, वो कौन सी संस्कृति में अपने आप को ढालने में सफल रहे? तो हम क्या बताएंगे? पश्चिमी, यानी कि आधुनिक। आधुनिक क्या है? पश्चिमी सभ्यता। तो पश्चिमी संस्कृति में ढलने में सफल रहा। उनके बच्चे भी पश्चिमी संस्कृति में ढल गए और उनकी पत्नी भी, लेकिन यशोधर बाबू नहीं ढले। अगला प्रश्न है, पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था? पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था? पार्टी कौन सी चल रही थी बेटा? उनकी शादी की सालगिरह की, जो 25वीं थी सालगिरह थी। उनके बेटे भूषण ने इस सारी पार्टी की व्यवस्था की थी, इंतजाम किया था। यशोधर बाबू तो चाहते नहीं थे कि ऐसी पार्टी हो, वो तो इसको फिजूल खर्ची समझते थे, ढकोसला समझते थे। जब उनके ऑफिस के कर्मचारियों को पता चला कि आज उनकी 25वीं सालगिरह है, शादी की सालगिरह है, तब उन्होंने भी उनसे जलपान की व्यवस्था करने की बात कही थी। लेकिन काफ़ी ना नुकर के बाद यशोधर बाबू जी ने केवल 10 रुपये निकाल के दिए थे चाय के लिए। क्या 10 रुपये में कोई पार्टी हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर उन्होंने और ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो कुछ और पैसे दिए थे। ठीक है, तो उस पार्टी में जब घर आया तो उनको पता नहीं था, लेकिन बच्चों ने उसके लिए पार्टी रखी हुई थी, पार्टी का इंतजाम किया हुआ था, पार्टी चल रही थी। तो उस पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था, ये बताना है। तो हम क्या बताएंगे? विचित्र व्यवहार था। कैसा था? विचित्र व्यवहार। विचित्र व्यवहार था यशोधर बाबू का। अगला देखते हैं, कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे महत्व देती है? जो नई पीढ़ी है वो किसको महत्व देती है इस कहानी के अनुसार? हम क्या बताएंगे? भौतिकतावाद को। क्या बताएंगे? भौतिकतावादी। ठीक है, भौतिकतावादी को ज़्यादा महत्व देती है, भौतिकतावाद को ज़्यादा महत्व देती है। ठीक है, भौतिकतावाद। अगला है, यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? मैंने बताया था कि यशोधर बाबू की बेटी अपनी आगे की डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। क्या लिखेंगे? आगे की डॉक्टरी। ठीक है, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका
जाना चाहती थी। आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी उनकी बेटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखाई थोड़ी ऐसी होती है, मैं बोल रही हूँ, आप समझ के थोड़ा लिख लीजिएगा। आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी, ये कई बार बता चुके हैं और आपको भी पता है क्योंकि कहानी पाठ पढ़ लिया है आपने। आगे का है, यशोधर पंत की पत्नी कैसी सैंडल पहनती थी? कैसी सैंडल पहनती थी वो? पैरों में, सैंडल पैरों में ही पहनी जाती है, तो क्या बताएंगे? ऊंची हील वाले। ऊंची हील वाले, ऊंची ऊंची हील के सैंडल पहनती थी क्योंकि वो आधुनिक परस्त हो चुकी थी ना, तो ऊंची हील के सैंडल पहनती थी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऊंची हील वाले। अगला प्रश्न है, घर बनाने के संदर्भ में यशोधर बाबू के दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। कि उनके पास अपना कोई घर नहीं था, वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे, पहले उनको मिला हुआ था और उनकी मंशा थी कि उसके बाद बेटा भी सरकारी नौकरी में मिल जाए, उनको भी क्वार्टर मिल जाए और फिर उनको घर बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो घर बनाने के संदर्भ में यशोधर बाबू का दृष्टिकोण क्या था, हम क्या बताएंगे? कि जो यशोधर बाबू के अनुसार, क्या लिखेंगे? यशोधर बाबू के अनुसार मूर्ख लोग, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। क्या पुत्र होगा बेटा? कि यशोधर बाबू के अनुसार मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने लोग उनमें रहते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। तो उनकी मनसा यही थी कि मुझे भी सरकारी क्वार्टर मिला, मेरे बेटे को भी जॉब मिल जाए सरकारी, तो उसको भी मिल जाए और आगे हमें मकान बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये उनका दृष्टिकोण था। तो आपको क्या लिखना है? यशोधर बाबू के अनुसार मूर्ख लोग मकान बनाते थे और सयाने लोग उनमें रहते हैं। अब अगला देखते हैं, यशोधर पंत को उनकी पत्नी की कौन सी चीजें इम्प्रॉपर लगती थी? यशोधर पंत को उनकी पत्नी की कौन सी चीजें इम्प्रॉपर लगती थी? तो हम क्या बताएंगे, मतलब कैसी जो गलत लगती थी। ठीक है, इम्प्रॉपर यानी कि गलत लगती थी उनके दृष्टिकोण में। तो क्या बताना है? बगैर बाह का, बगैर बाह का ब्लाउज, बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, बगैर बाह का ब्लाउज पहनना। ठीक है, सिर पर पल्लू हटाना, सिर से पल्लू हटाना। आप लिख लीजिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं अब बोल रही हूँ। देखिए, बगैर बाह का ब्लाउज पहनना इम्प्रॉपर लगता था। दूसरा क्या इम्प्रॉपर लगता था? सिर पर, चलो लिख देती हूँ, सिर से पल्लू हटाना, यानी उनकी पत्नी सिर पर पल्लू नहीं रखती थी, जो उनको इम्प्रॉपर लगता था, सिर से पल्लू हटाना। तीसरी बात क्या इम्प्रॉपर लगती थी? लाली लगाना, लाली लगाना यानी कि होठों पे लिपस्टिक लगाना उनको इम्प्रॉपर लगता था। चौथी बात क्या लगती थी उनको इम्प्रॉपर? रसोई से बाहर आकर दाल भात खाना,
यशोधर बाबू के घर में क्या था कि औरतें थी वो रसोई के अंदर ही खाना खाएंगी, लेकिन उनकी पत्नी आधुनिक हो चुकी थी, आधुनिकता को अपना चुकी थी, तो वो रसोई से बाहर आकर दाल भात खाती थी जो उनको इम्प्रॉपर लगता था। तो ये क्या हो गया, रसोई से बाहर आकर दाल भात खाना ये उनको गलत लगता था। ठीक है, तो ये जो सभी चीज़ें उनको गलत लगती है। एक बार फिर से सुनिए, बगैर भा का ब्लाउज पहनना, सिर से पल्लू हटाना, लाली लगाना, रसोई से बाहर आकर दाल भात खाना, ये जो सभी चीज़ें पत्नी की इम्प्रॉपर लगती थी यशोधर बाबू को। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। गिरीश कौन था, वह क्या काम करता था? गिरीश कौन था, कहानी हमने पढ़ी है। गिरीश कौन था? यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई। क्या लिखेंगे? यशोधर। ठीक है, यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई। कौन था? यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई। क्या काम करता था वो? एक बड़ी कंपनी में, कंपनी में क्या था? मार्केटिंग मैनेजर था। क्या था? मार्केटिंग मैनेजर। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था वो। अगला देखते हैं। यशोधर पंत अपनी पत्नी को व्यंग्यात्मक रूप से क्या कहकर बुलाते थे? व्यंग्य के रूप में उनको कुछ कहते थे। क्या कहते थे? व्यंग्यात्मक लहजे में उनको कुछ कह के बुलाते थे। क्या बुलाते थे वो बताना हमें। देखते हैं, चलिए लिखिए आप भी। क्या कहते थे? कई नाम रख रखे थे उन्होंने। एक तो है श्यानल बुढ़िया, सानियल बुढ़िया। ठीक है, एक ही नाम से बुलाते थे। दूसरा ये भी लिख लीजिए, अगला लिखते हुए, चटाई का लहंगा। चटाई का लहंगा कहकर बुलाते थे। दूसरा किस व्यंग्यात्मक लहजे में बुलाते थे? चटाई का लहंगा। और तीसरा क्या कहते थे कि बूढ़े बूढ़ी मुंह। तीसरा क्या है? बूढ़ी मुंह, बूढ़ी मुंह मुहासे। बूढ़ी फिर से लिखते हूँ, बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे। लोग करें तमाशे। बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे। इस व्यंग्यात्मक लहजे में वो उनको बुलाते थे। फिर से सुनिए, सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा तथा बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे, ये सब कह के उसको व्यंग्यात्मक लहजे में पुकारते थे, बुलाते थे। किसको? अपनी पत्नी को। कौन? यशोधर बाबू। ठीक है, ये थे बेटा चिल्लूर वेडिंग पार्ट के आज के लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे, मल्टीपल चॉइस किए थे। दोनों आपको मिल जाएंगे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा और साथ ही लिखा भी होगा। अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स के साथ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। यही मैं आपसे चाहती हूँ। चलिए, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, अगले पाठ के साथ।